नमस्कार, मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। आज के वीडियो में हम बलबन के है वो कार्य और उसकी उपलब्धियों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसके प्रारंभिक जीवन और तत्पश्चात उसकी प्रारंभिक समस्याओं के ऊपर है वो चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बलबन के प्रारंभिक जो उसके सामने उपलब्ध जो समस्याएं आई थी, किस प्रकार से बलबन ने अपनी प्रारंभिक समस्याओं का है वो सफलतापूर्वक सामना किया और इसके अंतर्गत इन समस्याओं का सामना करने के लिए उसने कौन कौन से कार्य किए, जिन्हें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उसकी उपलब्धियों के अंतर्गत है वो पढ़ते हैं। चूँकि हमने बलबन की जो प्रारंभिक समस्याएं थी उसके अंतर्गत उसकी पहली समस्या पड़ी थी, जो समस्या थी उसमें पहली समस्या उसके सामने सिंहासन पर बैठते ही जो आई वो ये थी कि सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा में सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। यानी सिंहासन पर बैठते ही उसके सामने जो पहली समस्या थी वो थी सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। दूसरा था जो दूसरी समस्या थी वो थी सल्तनत की आर्थिक स्थिति। तीसरी जो समस्या थी वो थी चालीसा का बढ़ता हुआ प्रभाव। चौथी समस्या थी वो थी आंतरिक विद्रोह, यानी जो हिंदू राजपूत सरदार थे उनके द्वारा जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता था वो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होने के लिए है वो एक प्रकार से अराजक स्थिति उत्पन्न कर देते थे। पांचवी जो समस्या थी वो पश्चिमोत्तर में है वो मंगोलों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करना था, यानी मंगोल आक्रमण से सल्तनत की रक्षा करना उसके सामने पांचवी समस्या थी। छठी जो समस्या थी वो थी कि जो चालीसा के जो प्रभावशाली तुर्की अमीर थे उन्होंने एक प्रकार से अपना नियंत्रण स्थापित करने के चक्कर में इल्तुतमिश द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी उस प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त कर दिया था। पांचवी समस्या थी उसके सामने कि चारगान के सदस्यों या चारगान द्वारा छिन्न भिन्न की गई प्रशासनिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करके दिल्ली सल्तनत में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। ये उसके सामने प्रमुख समस्याएं थी। सबसे पहले जब बलबन है वो सिंहासन पर बैठा, सबसे पहले उसने जो सबसे बड़ी बाधा माना वो था चालीसा। यानी बलबन ने सिंहासन पर बैठते ही अपने सम्मुख जो सबसे बड़ी बाधा माना था वो माना था चालीसा, यानी तुर्कानी चहलगानी। तो हम उसकी उपलब्धियों या कार्यों के अंतर्गत हम उसका पहला जो बिंदु है वो यही बनाएंगे, चालीसा का दमन या चालीसा को नष्ट करना। देखिए, बलबन जो है अपने पूर्व सुल्तान बनने से पूर्व वह खुद तुर्कान चहलगानी या चारगान का सदस्य रह चुका था और उसने भी उसी चारगान या चालीसा की महत्वाकांक्षाओं, जो महत्वाकांक्षी तुर्की अमीर थी वो उनकी महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण रूप से परिचित था और वह स्वयं इन चारगान की गतिविधियों में खुद संलग्न रह चुका था। अलाउद्दीन जो मसूद शाह था उसको गद्दी से उतारने और नासिरुद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बैठाने में स्वयं बलबन का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। वो जानता था कि जब तक तुर्कान चहलगानी या चालीसा के सदस्य एक प्रकार से शक्तिशाली बने रहेंगे तब तक सुल्तान अपनी निरंकुशता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने भी लिखा है कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो था वो सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है वो तुर्कान चहलगानी या चालीसा संगठन के अमीरों को ही मानता था। यानी बलबन का ये मानना था कि सुल्तान की शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। उसके पूर्ववर्ती जो सुल्तान रहे थे उनकी शक्ति पर यानी उनकी निरंकुशता पर एक प्रकार से चारगान हावी रहा था और वह चूँकि खुद चारगान का सदस्य रह चुका था उसे भली भांति ये ज्ञान था कि चारगान को नष्ट किए बिना सुल्तान की निरंकुशता या सुल्तान पद की जो शक्ति और प्रतिष्ठा है उसे पुनः बहाल नहीं किया जा सकता।
यही कारण है कि वो सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा चारगान को मानता था। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने चारगान के जो तुर्की अमीर थे, कुलीन तुर्की अमीर, उनकी शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल कर उसने नष्ट कर दिया। और इन चारगान की शक्ति को नष्ट करने के लिए उसने लगभग सभी उपायों को अपनाया। जो समकालीन इतिहासकार हैं उन्होंने भी इसका वर्णन किया है कि उसने चारगान की शक्ति को नष्ट करने के लिए निकृष्ट से निकृष्टतम तरीकों को भी अपनाया। इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है कि बलबन ने चारगान की शक्ति को नष्ट करने के लिए एक जो उसका चचेरा भाई था शेर खान, उसको भी है वो एक प्रकार से निकृष्ट तरीके से मरवा डाला था। शेर खान जो कि उसका चचेरा भाई था, 1270 ईस्वी तक वो पश्चिमोत्तर में मंगोलों के विरुद्ध सफल अभियान करके एक प्रकार से मंगोलों के मध्य उसके नाम का आतंक फैल चुका था। और उसके मंगोलों के विरुद्ध सफल अभियानों के कारण दिल्ली में और दरबार में भी उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। इसी कारण बलबन उसे वो ईर्ष्या करने लगा और उसकी बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर अपने चचेरे भाई को ही उसने जहर देकर मरवा डाला, क्योंकि वो भी चारगान का ही एक प्रभावशाली सदस्य था। यानी उसने चारगान की शक्ति को नष्ट करने के लिए निकृष्ट से निकृष्टतम तरीके भी अपनाए, क्योंकि वह सुल्तान की निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ही चारगान को मानता था। सिंहासन पर बैठने के बाद उसके सामने जो दूसरी समस्या थी वो थी आंतरिक विद्रोहों की। तो उसकी दूसरी उपलब्धि या उसका जो दूसरा कार्य था वो यही था कि जो आंतरिक विद्रोह थे उनका दमन। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे आंतरिक विद्रोहों का दमन। देखिए, बलबन जब सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने चारगान के साथ साथ यानी तुर्कान चहलगानी के जो तुर्की अमीर थे उनके साथ साथ जो हिंदू राजपूत सरदार थे, इसके अलावा जो दिल्ली के आसपास जो मेवातियों द्वारा उपद्रव करवाए जा रहे थे वो भी उसके सामने एक प्रकार से सबसे बड़ी समस्या थी। सिंहासन पर बैठते ही उसने चारगान की शक्ति को कुचलने के साथ साथ अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को अपने आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत आंतरिक विद्रोहों का जो सामना करना पड़ रहा था उसका वर्णन है वो जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में किया है। जियाउद्दीन बर्नी ने है वो आंतरिक विद्रोह के जो 4 प्रमुख केंद्र है वो अपने ग्रंथ में बताए हैं, जिनमें पहला था मेवात, दूसरा था अवध, और तीसरा था दोआब वाला क्षेत्र, और चौथा था कटेहर जो वर्तमान में बंदायूं के नाम से जाना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार जब वो सिंहासन पर बैठा उस समय ये 4 जो क्षेत्र हैं वो आंतरिक विद्रोहों के केंद्र बन चुके थे। यद्यपि जो मेवात वाला क्षेत्र है वो उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों के समय ही एक प्रकार से अत्यधिक अशांत क्षेत्र बन चुका था। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे हम वर्तमान में दिल्ली एनसीआर के नाम से जानते हैं, अलवर, हरियाणा का मेवात वाला क्षेत्र, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी और हरियाणा का जो मेवात वाला क्षेत्र है जो वर्तमान में मेवात के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वो एक प्रकार से जो है वो मेवातियों की लूटमार के कारण पूर्ण रूप से असुरक्षित हो गया था। समकालीन इतिहासकार जिसमें मिनहाज भी शामिल है, उसने नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय है वो इन मेवातियों के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि इन मेवातियों के उपद्रव और लूटमार के कारण दिल्ली आने वाले समस्त मार्ग इतने अधिक असुरक्षित हो गए थे कि महिलाओं तक से उनके आभूषणों के साथ साथ उनके वस्त्र तक उतरवा लिए जाते थे। दिल्ली में आने वाले जितने भी व्यापारिक मार्ग थे वो इन मेवातियों की लूटपाट के कारण पूर्ण रूप से असुरक्षित हो चुके थे। अतः बलबन ने सबसे पहले इन्हीं मेवातियों के विरुद्ध है वो सैन्य अभियान किया। वो एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ उसने दिल्ली के बाहर अपनी सैन्य छावनी स्थापित की। उसके बाद उसने दिल्ली के आसपास और जो दिल्ली में आने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे उनके आसपास के क्षेत्रों में लंबे दूरी तक जो घने जंगल थे उनको कटवा कर साफ करवा दिया और जो व्यापारिक मार्ग थे दिल्ली आने वाले उन व्यापारिक मार्गों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर सैनिक चौकियां उसके द्वारा स्थापित करवाई।
लेकिन इसके बावजूद भी जब मेवाती जो लुटेरे थे उनके द्वारा लूटपाट जारी रही, तो बलबन ने ये जो मेवातियों की बस्तियां थी इनको जलवा कर नष्ट कर दिया तथा 11 वर्ष से अधिक उम्र के, इनका जो लेख है वो समकालीन इतिहासकारों ने किया है कि 11 वर्ष से ऊपर के जितने भी मेवाती वयस्क पुरुष थे उन्हें है वो मार डाला गया। इस प्रकार बलबन है वो एक प्रकार का कठोर नीति अपनाकर इन मेवातियों का दमन करने में सफल है। इसी प्रकार अवध, आधुनिक जो लखनऊ बनारस वाला जो क्षेत्र है, दोआब यानी गंगा और यमुना नदियों के मध्य वाला जो क्षेत्र है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था। और इन क्षेत्रों में जो हिंदू राजपूत सरदार थे उनके द्वारा सत्ता परिवर्तन के साथ ही वो इन उपजाऊ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो प्रयास किया जाता था। बलबन भी जब सिंहासन पर बैठा तो इन राजपूत जो हिंदू शासक थे उनके द्वारा पुनः इन उपजाऊ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया। कुछ जो असंतुष्ट तुर्की अमीर थे वो भी इनकी गतिविधियों को वो एक प्रकार से उकसा रहे थे। बलबन ने इनके विरुद्ध सैन्य अभियान करके इन क्षेत्रों में भी है वो शांति स्थापित करने का प्रयास किया। बलबन का जो तीसरा प्रमुख कार्य था यानी तुर्की अमीरों का दमन चालीसा का दमन करने के बाद उसने आंतरिक विद्रोह का दमन किया। तत्पश्चात उसने केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। बलबन ने केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जितने भी विभाग थे या केंद्रीय प्रशासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। बलबन ने केंद्रीय प्रशासन के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए जितने भी प्रशासनिक विभाग थे, प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य थे, उन प्रशासनिक कार्यों का अलग अलग विभागों में विभाजन कर दिया। उसने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सैन्य विभाग को प्रशासन से अलग थलग कर दिया। उसने प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग विभागों में बांटकर प्रत्येक विभाग में है वो गुप्तचरों की नियुक्ति कर दी। उसने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सैन्य पदों को है वो प्रशासन से पृथक कर दिया। उसने प्रांतीय सूबेदारों के स्थानांतरण की नीति अपनाई। यद्यपि उसने केंद्रीय प्रशासन की भांति प्रांतीय प्रशासन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु वह केंद्रीय प्रशासन की भांति प्रांतीय प्रशासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। बलबन की जो चौथी उपलब्धि मानी जाती है, यानी बलबन की हम 3 उपलब्धियों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पहला ध्यान रखिएगा चालीसा का दमन, दूसरा है आंतरिक विद्रोहों का दमन, तीसरा है केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ करना या केंद्रीय प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। बलबन का जो चौथा प्रमुख कार्य है, जो उपलब्धि मानी जाती है, वो है सेना का पुनर्गठन। देखिए, प्रशासन पर नियंत्रण या दिल्ली सल्तनत पर नियंत्रण तभी संभव था जब सेना पर, चूंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, जब सेना पर सुल्तान का पूर्ण नियंत्रण हो। सुल्तान बलबन ने सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेना का भी पुनर्गठन किया। उसके पूर्ववर्ती जो सुल्तान थे, बलबन के पूर्ववर्ती सुल्तानों के द्वारा सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर भू राजस्व अनुदान, जिन्हें इक्ता या जागीर कहा जाता था, वो दिए जाने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। परंतु बलबन ने सिंहासन पर बैठते ही जो सैन्य संगठन को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि ये जो सैनिक जिन्हें इक्ता यानी भू राजस्व अनुदान प्रदान किए जाते थे, वो सैनिक कार्यों की अपेक्षा अपनी जागीरों में ही व्यस्त रहने लग गए थे। परिणाम स्वरूप जो एक प्रकार से जो सैन्य शक्ति है वो दुर्बल सिद्ध हो रही थी। अतः बलबन ने सबसे पहले उसने सेना के ऊपर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय सैनिक विभाग की स्थापना की, और इस केंद्रीय सैनिक विभाग को दीवान आरिज के नाम से जाना जाता था। दीवान आरिज यानी केंद्रीय सैनिक विभाग का जो अध्यक्ष है वो आरिज ए मुमालिक कहलाता था। और बलबन ने इस आरिज ए मुमालिक के पद पर अपने अत्यंत विश्वस्त इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। इमाद उल मुल्क जो है
वो दिल्ली सल्तनत का पहला आरिज ए ममालिक यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री था। इसके अलावा बलबन ने ये जो सेना का पुनर्गठन किया था, इस सैन्य पुनर्गठन के अंतर्गत बलबन ने सैनिकों का है वो रिकॉर्ड रखने और सैनिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। इस प्रकार के जो सुधार है वो सैन्य व्यवस्था में करके बलबन सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। बलबन की जो पांचवी उपलब्धि या कार्य माना जाता है वो माना जाता है उसके आर्थिक सुधारों। बलबन के आर्थिक सुधार उसकी एक पांचवी प्रमुख उपलब्धि या कार्य माना जाता है। देखिए, बलबन ने अब जो दिल्ली सल्तनत थी या जो दिल्ली का जो राज्य था उसकी राजकीय आय में वृद्धि करने के लिए दोआब वाला जो क्षेत्र था जो कि अत्यधिक उपजाऊ माना जाता था, इस दोआब वाले क्षेत्र में उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों के द्वारा जो भू राजस्व अनुदान यानी जो इक्ता जो तुर्की अमीरों को प्रदान किए गए थे उनकी जांच करवाई और जांच के पश्चात उसने इन इक्ताओं को पुनर्ग्रहित करने का प्रयास किया। यानी ये दोआब वाले क्षेत्र में जो इक्ता या जो जागीरें तुर्की अमीरों को प्रदान की गई थी, उन इक्ताओं या जागीरों को बलबन के द्वारा मुआवजा या पेंशन देकर केंद्रीय सल्तनत के अधीन है वो पुनर्ग्रहित कर दिया गया, यानी उन पर पुनः केंद्रीय नियंत्रण है वो स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार बलबन है वो राज्य की आय बढ़ाने के साथ साथ राज्य की आय बढ़ाने में सफल रहा। साथ ही साथ उसने भू राजस्व व्यवस्था में जो तत्कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी उसके में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उसने भू राजस्व जो प्रशासन था उसके अंतर्गत सैन्य प्रशासन से अलग एक नया पद सृजित किया। ख्वाजा नामक एक अधिकारी का पद सृजित किया और ख्वाजा नामक अधिकारी का जो प्रमुख कार्य था वो था इक्ता या जागीर में जो सभी प्रकार के जो कर हैं उन करों का संग्रहण कर उसका रिकॉर्ड रखना। यह एक प्रकार से सैन्य नियंत्रण से वो मुक्त था। बलबन ने ये जो व्यवस्था की थी एक प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने के लिए उसके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। बलबन की जो छठी उपलब्धि या कार्य माना जाता है वो है केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था का संगठन। देखिए, बलबन ने जितने भी प्रशासनिक सुधार किए थे उन प्रशासनिक सुधारों की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण बलबन की गुप्तचर व्यवस्था को ही माना जाता है। बलबन ने प्रशासन के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रत्येक विभाग में यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रत्येक अधिकारी के पीछे वो गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे। इसी के तहत यानी गुप्तचर व्यवस्था का जो पुनर्गठन किया गया था इसके अंतर्गत बलबन ने सबसे पहले एक केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की जिसे दीवान-ए-बरीद के नाम से जाना जाता था। दीवान-ए-बरीद केंद्रीय गुप्तचर विभाग होता था। केंद्रीय गुप्तचर विभाग यानी दीवान-ए-बरीद का जो प्रमुख अधिकारी है वो बरीद-ए-ममालिक कहलाता था। बलबन जितने भी जो प्रशासनिक विभाग थे प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में यहाँ तक कि दरबार में जो महत्वपूर्ण पदों पर जो तुर्की अमीर थे उन तुर्की अमीरों के घरों में उनके जो व्यक्तिगत अनुचर थे उनके रूप में भी बलबन के द्वारा है वो गुप्तचर है वो नियुक्त कर दिए गए थे। इन गुप्तचरों का है वो बलबन के शासनकाल में इतना अधिक भय आतंक था कि कोई भी सुल्तान बलबन के विरुद्ध शब्द बोलने से पहले है वो एक प्रकार से गहन चिंतन मनन करते थे। और इस गुप्तचर व्यवस्था को ही बलबन की प्रशासनिक सफलता का या जो प्रशासनिक जो नियंत्रण है प्रशासन के ऊपर जो उसका जो नियंत्रण था उसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। बलबन की जो सातवीं उपलब्धि या जो सातवां कार्य था वो था मंगोलों के प्रति उसकी नीति। देखिए, जो बलबन था उसने पश्चिमोत्तर में मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उसने अनेक उपाय किए। उसने पश्चिमोत्तर में जो तुर्की सल्तनत दिल्ली की जो तुर्की सल्तनत थी उसकी सुरक्षा के लिए उसने पश्चिमी सीमांत पर अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया, नए दुर्गों का निर्माण करवाया।
साथ ही साथ इन क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में उसके द्वारा अनेक सैनिक चौकियां भी स्थापित की गई। इन सैनिक चौकियों में और इन दुर्गों में बलबन के द्वारा अपने प्रति अत्यंत विश्वस्त जो तुर्की अमीर थे उनको नियुक्त किया गया। बलबन ने प्रारंभ में अपने चचेरे भाई शेर खान को है वो इस पश्चिमी सीमांत का जो है वो दायित्व सौंपा था। शेर खान है वो मंगोलों के विरुद्ध है वो अत्यंत सफल भी रहा था और मंगोलों के विरुद्ध उसके सफल अभियानों के परिणाम स्वरूप दिल्ली और दरबार में वह उसकी प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई। उसकी शक्ति में वो वृद्धि होते देख शेर खान जो बलबन है वो शेर खान के प्रति आशंकित हो गए, यद्यपि वो उसका चचेरा भाई था। इसके बावजूद उसने अत्यधिक आशंकित होकर अपने भाई चचेरे भाई शेर खान को ही जहर देकर मरवा दिया था। 1270 ईस्वी में शेर खान की मृत्यु के बाद बलबन ने इस पश्चिमी सीमांत का जो सुरक्षा है, मंगोलों के विरुद्ध जो सुरक्षा है, उसका दायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खान और बुगरा खान को सौंपा। इस प्रकार बलबन ने जो पश्चिमी सीमांत है उस पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा के लिए न केवल नए नए दुर्गों का निर्माण करवाया, बल्कि इन क्षेत्रों में वो अनेक सैनिक चौकियां भी स्थापित की। साथ ही साथ उसने राजधानी दिल्ली जो थी, राजधानी दिल्ली में 30,000 घुड़सवारों की एक नियमित स्थायी सेना पश्चिमोत्तर में मंगोल आक्रमण के विरुद्ध किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार की जाती थी। यद्यपि बलबन को वो पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा पर वो अत्यधिक व्यय करना पड़ा था और पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के निरंतर आक्रमणों के कारण ही वह दिल्ली सल्तनत का वो पर्याप्त विस्तार नहीं कर पाया था। बलबन की हम जो 8वीं उपलब्धि है वो माना जाता है सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बलबन के राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ये जो 8वां बिंदु है इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे बिंदु बनाकर पढ़ेंगे। तो ये जो 8वां बिंदु है ये एक अलग से क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत। बलबन का राजत्व का सिद्धांत हम उसके सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए उसके द्वारा जो कार्य किए गए थे उसी के अंतर्गत हम बलबन के राजत्व के सिद्धांत को पढ़ते हैं। बलबन की 8वीं उपलब्धि है वो यही है कि किस प्रकार से उसने सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसी के अंतर्गत हम बलबन के राजत्व के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम बलबन की लौह और रक्त की नीति को भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।